कि फंक्शन ग्रुप कौन सा आया। ये फंक्शन ग्रुप क्या बताया था मैंने, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, या आर भी हो सकता है। तो ये ईस्टर ग्रुप है, ये ना। अब जब यही हमारे पास H हो जाता है तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता है। अब यही चीज हमारे पास ऐसे बन जाती है तो ये क्या बन जाता है, क्या बन गया, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO है ना। और इसी में हमने ऐसे कर दिया तो ये बन गया कीटोन। तो जब तक इनको लिख लिख के याद नहीं करोगे, अपने सामने चिपका लो कॉपी पे, एक पेपर दो उस पर चिपकाओ, दिन रात याद करो, 5-7 दिन में ऐसे याद हो जाएंगे कि भूलोगे नहीं। लेकिन नियत होनी चाहिए तुम्हारी पढ़ने की। मैं रोज समझाता हूँ ये बात तुम्हें, एक्चुअल में आदत नहीं है ना पढ़ने की। अब तक पढ़ने वाली जगह तो गए ही नहीं, अब तक तो चल रहा है, बस स्कूल वाले तुम्हें धक्का मार के पास कराते जा रहे हैं। टीचर तुम्हें कोई मिला नहीं जो तुम्हारे डंडा उठा के बजाए, इसलिए तुमने कभी कोशिश भी नहीं करी। स्कूल वाले नंबर दे देते हैं, 2+2 5 लिखते हो, स्कूल में नंबर आते हैं 80 में से 70। सब स्कूल्स का हाल है ये, आज की कड़वी सच्चाई है। तुम खुद सोचो तुम कितने पानी में स्टैंड करते हो। तुम पास होकर 10वीं तक कैसे चढ़ाए, इधर ध्यान दो बेटा। इसमें से भी देखो, एक बार फिर से जल्दी से लिख देता हूँ, CH3COH है, इसको Na2CO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो इसका सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन जाएगा। H2O + CO2 निकलेगी इसमें, ब्रिस्क एफर्मेसेंस ऑफ CO2। इसका नाम होता है सोडियम इथानोएट, सोडियम इथानोएट, ठीक है, इसका नाम है, या सोडियम एसीटेट कॉमन नेम। और बिल्कुल सेम रिएक्शन इसके साथ होती है NaHCO3 के साथ। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन में वो सेम है, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सेम रिएक्शन, ठीक है। तो एक तो ये थी, एक थी कि भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं NaOH, ये एसिड है, इसको बेस के साथ रिएक्ट करा दूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3CON, ये सोडियम सॉल्ट है, और पानी निकल आएगा, ये और ये मिलके H2O, पानी बाहर। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। फिर लास्ट वाली तुमने याद करी रखी है, CH3COH के साथ अगर एल्कोहल जोड़ दूं मैं, CH3OH जोड़ दिया मान लो, जैसे अभी हमने बहुत सारी लिख भी ली, तो पहले एसिड आएगा CH3CO ये वाला हिस्सा, और फिर CH3 आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रुद्राक्ष बताएगा, नाम बता इसका जो इथाइल, मतलब क्या कहूँ, वाइस बताए। नाम दिखाने थोड़ी पढ़ाई होती है, पढ़ने से होती है। अभी तो मैंने समझाया, रिवाइज क्या करना है। अभी तो इतने सारे रिएक्शन लिखे मैंने इस करके, उनके नाम समझा के। नंबर बता दें, प्रोपाइल, कौन सा होता है प्रोपाइल बेटा, इसमें 3 कार्बन है, किस किस से मिलकर बना है, उसका नाम, उसके ही नाम बता दे चलो, इनके नाम क्या है जिससे मिलकर बना, बेटा बोल मत, रिएक्टेंट्स के नाम क्या है। ठीक है, अगला अजय बता। मिथाइल इथानोइड, एक कार्बन है, ये मिथानॉल पढ़
सुनने में इतना टाइम लग रहा है? गधे रहोगे तुम, ऐसे रहोगे, पढ़ोगे नहीं। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, ये पढ़ते नहीं ना घर जाके। 5 रिएक्शन दे तो 5 रटाए के देख दे। अबे पहले समझो तो सही फंक्शन ग्रुप क्या क्या समझाए हैं तुम्हें मैंने। 5 फंक्शन ग्रुप कुल कराएंगे तुम्हारे, जब 15 आएंगे जब क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। ROH जिसमें होता है वो एल्कोहल। अब R की जगह मिथाइल ग्रुप लग जाए तो ये होता है मिथानॉल। उस दिन समझाया था भैया, एक कार्बन का होता है मिथेन, और E हटा के OH देखते OL लगा दो, मिथानॉल। तो अभी मैंने लिखा CH3COH प्लस CH3OH। तो ये क्या है जी? इसमें 2 कार्बन है तो इथेन होना चाहिए था, इसको हटाया, COH है ना, तो ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड, ये इथानोइक एसिड। इसमें एक ही कार्बन है तो मीथेन होना चाहिए था, ई हटा दिया, OL लगा दिया, मीथानॉल बन गया। अब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? CH3COCH3। इसका एल्कोहल का पार्ट ये बाद में आएगा, ये पार्ट पहले आएगा। अब ये क्या है? CH3 ग्रुप क्या है? मिथाइल ग्रुप। इतनी बार तो ब्रांच में लगा लिया, उसे प्रोपाइल बोल रहे हो। इतनी बार लगाया तूने, कितनी बार लगाया? CH3 नीचे, CH3 ऊपर, लगाया कि नहीं? प्रोपाइल बता रहा है। CH3 मिथाइल, तो इसका नाम लिखेंगे पहले मिथाइल, और फिर 1 और 2 कार्बन है तो इथेन होता, इथेन होता। लेकिन कौन सा ग्रुप लग रहा है? ईस्टर ग्रुप, तो O8 लगा देंगे, O8, तो मिथाइल इथानोल ये नाम है। और कैसे समझाऊं तुमने तो समझ आ रहा है। अच्छा, अब अगला जो आता है हमारा, आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। लिखो इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। लिखो, मैंने लिख लिया, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। ठीक है, तो इसमें व्हेन ईस्टर is heated, when ester is heated with sodium hydroxide solution, then the ester breaks down to form parent alcohol and parent alcohol and sodium salt of carboxylic acid। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम ईस्टर को हीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH CO2H5 ऐसा होता है, ये ईस्टर है, इसका नाम है इथाइल इथानोएट, है ना। इससे मिलके बनाए ये बनाए C2H5OH से और CH3COOH से, तो ये अल्कोहल मिला और ये एसिड मिला, है ना। अगर मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डालकर हीट कर दूं, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। किस में हो जाएगा ब्रेक डाउन? अपने पेरेंट अल्कोहल में आ जाएगा,
इस पेरेंट एल्कोहल में आ जाएगा C2H5OH, जिससे एल्कोहल इसने लिया था, जिस एल्कोहल से इसने C2H5 लिया था उसी को वापस दे देगा। अब ये क्या बन गया फिर से C2H5OH। अब ये जो बना ये इसके साथ तो जुड़ गया OH, और ये सोडियम आ गया इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम, दिस इज कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ये तो इथानॉल हो गया, ये तो इथानॉल हो गया। ये क्या हो गया सोडियम इथानोएट या सोडियम एसीटेट, कुछ भी बोल सकते हैं। ये आपने रिएक्शन में कर लिया सोडियम इथानोएट, सोडियम एसीटेट या सोडियम। तो ये दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ। अब ये बिल्कुल ठीक उल्टी है किसकी, सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में आपने क्या किया था, इसको और इसको जोड़ा था, ईस्टर बनाया था। अब इसमें आपने क्या करा, इन दोनों को इसको तोड़कर एल्कोहल और एसिड बना लिया, ये बना लिया सोडियम सॉल्ट। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर इसका रिएक्शन हम किसी एसिड के साथ करा दें, मान लो HCl के साथ करा दें। मैं इसका रिएक्शन CH3CONA का HCl के साथ अगर रिएक्ट कर दूंगा तो CH3COH और NaCl बन जाएगा। देखो अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट करा दूं तो CH3COH प्लस NaCl बन जाएगा। तो हमारे पास वापस हमने एल्कोहल और एसिड को खींच लिया, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन, ठीक है। लिख लो इसको। The alkaline hydrolysis of ester is known as saponification. Alkaline hydrolysis of ester is called saponification. अब हम करने जा रहे हैं सोप। सोप हम कैसे बनाते हैं, साबुन जो हम नहाने की हो, जो देसी कपड़े धोने वाली हो, 5 भाई आती ना मोटी सी, रिन पाउडर वो है, डिटर्जेंट है, सोप नहीं है वो। रिन सोप नहीं है, इट इज अ डिटर्जेंट सोप। अभी हम फर्क समझेंगे सोप और डिटर्जेंट एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट जो है ना वो सिंथेटिक है, मतलब कि मैन मेड सिंथेटिक चीज है। ठीक, सोप जो है वो नेचुरल है, मतलब किससे बनती है, तेल से बनती है, ऑयल से। जो खाते हैं हम उस तेल से बना सकते हैं उसको। लेकिन एक्चुअल में जो कपड़े धोने वाली साबुन होती है वो हमेशा ऐसे सोप ऑयल से बनाते हैं जो हम नहीं खाते। मतलब बहुत सारी चीज़ों का तेल निकल सकता है ना, बादाम के तेल से थोड़ी साबुन धोने की बनाएंगे, और ये सरसों के तेल से थोड़ी बनाएंगे। वो क्या करते हैं, और बहुत सारे तेल हैं दुनिया भर की चीज़ें जिसके भी बीज होते हैं ना, बीज अभी हमें खाना तो है नहीं जो हमारे को जहरीला बना देंगे, तो जो भी बीज होते हैं उससे तेल निकल आता है। हर चीज़ का तेल अवेलेबल है। नहीं, बहुत ऐसा नहीं होता। बहुत जो पहले तेल निकलता था वो कच्ची घानी का तेल बोलते हैं, उसमें भैया तू तो कर सोप जो है वो नेचुरल ऑयल से बनती है, और नेचुरल ऑयल जो है एक्चुअल में इसमें ईस्टर ग्रुप भी होता है। तो मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूं, वैसे तो मुझे याद नहीं करना हो, लेकिन अगर मैं लिखूं तो ऐसा होता है, थोड़ा देख लेना कैसा होता है, पता होना चाहिए तुम लोगों को। CH2O COO C
C17H35 CH2 COO C17H35 CH2O CO C17H35। ठीक है, ये ईस्टर है, ये ईस्टर ग्रुप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ईस्टर ग्रुप दिख रहा है। इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी अल्काइल ग्रुप। तो ऐसे ट्राई तीन है एक में, तीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीन ईस्टर ग्रुप लगे हुए। इसका नाम क्या है? ट्राइस्टेरिल या ग्लिसरल ईस्टर, ईस्टरिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है, ईस्टर है। अब इसमें NaOH अगर हम डाल दें और इसको हीट कर दें, जो कि अभी हमने छोटे में सीखा है, तो क्या बनेगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एल्कोहल बन जाएगा। ये एल्कोहल में इसमें ऐसे आ जाएगा, ये एल्कोहल ग्रुप बन जाएगा और इसमें ग्लिसरॉल आ जाएगा, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल तो ये आ गया तुम्हारा CH3 CH2OH, दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, ठीक है। और एक सोप बन के आ जाएगी, सोप। अब वो सोप का फॉर्मूला क्या होगा? C17H35 COONA, है ना, C17H35 COONA। ये वाला पार्ट सोडियम सॉल्ट का निकल जाएगा ना इसका, ये बन जाएगा सर। ये हिस्सा किसका निकल गया? सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड से था। ये हिस्सा किससे था? कार्बोक्सिलिक एसिड से था। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा जो पेरेंट एल्कोहल था वो आ गया, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, ठीक है। और उसका वो हो गया, इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट, इसका नाम होता है सोडियम स्टीयरेट, ठीक, सोडियम स्टीयरेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम स्टीयरेट। ये साबुन है, समझ में आ गई बात? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो तेल लेना है, तेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है। तेल का फॉर्मूला भी इस क्लास 10th में याद नहीं करना कि तेल का फॉर्मूला क्या है। ये है ना सामने तेरे, ये तेल ही तो है, अलग अलग तेल के अलग अलग फॉर्मूले। सोडियम स्टीयरेट का था ये, समझो, ये था ट्राइस्टीरिन, इसका नाम है ट्राइस्टीरिन, ये है ट्राइस्टीरिन, ठीक है। सुन लो बेटा, बात नहीं सीधा। तो ये इसको हमने रिएक्ट कराया तो ग्लिसरॉल प्लस सोप बन गई। अब कोई और सा हम तेल लेंगे तो उसमें कुछ और ईस्टर होगा, किसी और तरह का ईस्टर होगा। इसमें जैसे ये ईस्टर था, ऐसी कोई और ईस्टर होगा, ठीक है। तो हम दो साबुन के नाम याद कर लेंगे, एक तो सोडियम स्टीयरेट है, एक होता है C15H C17H35 C15H31 COONA, इसको बोलते हैं सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट C15H35 C15H35 है सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। ये दोनों सोप्स ही हैं, नहीं मैंने ठीक लिखा था C15H31, बुक में गलत दे रखा है, ठीक है। C17H35 CONA सोडियम स्टीयरेट और इसका नाम है सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट, ठीक है। तो इस तरह से साबुन बनती है। तो आपने क्या करना है, तेल लेना है, तेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देना है और थोड़ा सा गर्म कर देना है, आपकी साबुन तैयार है घर पे ही, ठीक है। अब सुन लो, पहले स्कूल में सिखाया जाता था ये कभी सोप बनाना, साबुन कैसे बनाए हैं, साबुन कैसे बनाए, सुन लो मेरी पहले सुनो। अब सोप बन गई लेकिन उसके साथ ग्लिसरॉल भी घुसा हुआ है, तो उसमें चुटकी भर नमक डालो तो वो फट जाएगा। ग्लिसरॉल अलग, साबुन अलग, ग्लिसरॉल अलग, साबुन अलग। साबुन जो है वो प्रेसिपिटेट होकर हल्की होती है, ऊपर आ जाएगी, और जो ग्लिसरॉल है वो नीचे रह जाएगा। उसका जो ऊपर का प्रेसिपिटेशन है उसको छान लो तो साबुन तुम्हारी अलग आ गई।
अब उसमें कोई भी खुशबू डाल लो, उसमें कोई भी कलर डाल दो, उसकी कोई भी शेप बना लो, ये नेचुरल सोप है। ये क्या कह रहे हैं? बाजार से मिल जाएगा, हाँ आराम से, बहुत कॉमन केमिकल है, बना सकते हो घर में। थोड़ा सोप क्या होगा? इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जांपल C15H31COONA, उसको हमने बोला सोडियम पाल्मिटेट, और एक हो गई C17H35COONA, इसका नाम सोडियम स्टीयरेट। दो फॉर्म याद कर लेना, ठीक है, एग्जांपल्स है। तो सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और बनी कैसे? ऑयल में, ठीक है, ऑयल ले लो या एनिमल फैट भी चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, एनिमल फैट, कोई भी चर्बी होनी चाहिए उसके अंदर जिसमें तेल हो। मेरे को क्या दिख रहा है? जब चर्बी की तरफ से मेरे को दिखने लग गया। चुप हो जाओ। तो ये बन जाएगा ग्लिसरॉल प्लस सोप, ठीक है, ये मिक्स हो गया। अब इसमें जब आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, आप इसको अलग अलग पाएंगे, है ना। ग्लिसरॉल प्लस सोप का पीपीटी बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। थोड़ा सा तेल डाल दो, नमक डाल के, और उसको आप छान सकते हो, और छानने के बाद सोप अलग आ जाएगी आपकी। आप इसको रख दोगे तो जम जाएगी, ठीक है। कोई भी एडिबल ऑयल ले सकते हो। इधर ध्यान दो बेटा। तो ये लॉन्ग चेन जो है वो है हाइड्रोकार्बन की, उसको हम कह रहे हैं हाइड्रोफोबिक, मतलब ये पानी के साथ अटैच नहीं होता, हाइड्रोफोबिक। आगे वाला पार्ट है चार्जेस का, चार्ज है इसका प्लस और माइनस। और पानी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर भी इसका पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर समझाया था मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाया था, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है। ये उसमें दिखाया भी था मैंने तुम्हारे को टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल में, कि FON है ना, यहाँ बताया था ये सबसे लास्ट, फिर O फिर N, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी तरफ पुल करने की ताकत को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली कौन पुल करता है? फ्लोरीन। उसके बाद O, उसके बाद N। ये पूरे पीरियोडिक टेबल के 3 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। बात समझ में आ गई मेरी बात? अब जब ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, अब इनमें क्या होता है देखो, 1 2 3 4, एक यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक इसका लगा दिया। तो हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर कर लिया और इसने इसके साथ शेयर कर लिया, तो ये कंपाउंड कैसा बन गया? कोवलेंट कंपाउंड। 2 4 6 और 8, है ना। तो एक्चुअल में तो ये ऐसा बना है ना, तो इस पे तो चार्जेस नहीं है। तो आयनिक कब बनते हैं? चार्जेस कब आते हैं? जब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बने या आयनिक बॉन्ड बने, जब इलेक्ट्रॉन दिए जाए। जैसे अगर मैं Na कर दूं, Na के पास 1 है, क्लोरीन के पास लास्ट में 17 होते हैं, 17, टोटल 17, 287, लास्ट में 7 है, और सोडियम के पास 11, तो 281 है। ये इसको दे दे तो ये पूरे हो जाएंगे, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, ऐसे होता है ना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन उठाया, इसको दे दिया, तो इसके पास Na पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुआ उस पर चार्ज पॉजिटिव आ गया, और जिसके पास बढ़ा उसके पास नेगेटिव आ गया। ऐसे ही होता था, आयन्स ऐसे बनते थे, है ना। जो आयनिक कंपाउंड बनाते थे, अब यहाँ तो क्या है हमारे पास? कोवलेंट कंपाउंड है। अब कोवलेंट कंपाउंड में आयन्स तो है नहीं, तो वैसे ये केमिस्ट्री के अंदर कहा जाता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स। कोवलेंट के अंदर कोवलेंट बोलते हैं और आयनिक के अंदर आयनिक चीजें बोलते हैं। लेकिन अब पानी के अंदर ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हम पढ़ते हैं, दे ऑल आर कोवलेंट कंपाउंड्स, तो उसके अंदर कैसे घुलेगा वो?
ठीक है। पानी के साथ अब जैसे मान लो मैं कहता हूँ, पर एक्सेप्शन हर जगह पे बोल रहा हूँ, जैसे अल्कोहल पानी घुल जाता है, लेकिन पानी में क्यों घुलता है? अगर उसको मैं किस में बोल दूँ, स्पिरिट तो हाइड्रोकार्बन नहीं जाएगा, तेल भी हाइड्रोकार्बन जैसा है, और किस में बोल सकते हैं? नहीं, हर चीज़ नहीं घुलती ना पानी में, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ पानी में नहीं घुलती। जैसे मैं तेल को पानी में डाल दूँ नहीं घुलेगा, लेकिन तेल को अगर मैं या घी को मैं दूध में डाल दूँ नहीं घुलेगा। अब तुम्हें इसका मतलब तुमने कभी अब इसमें क्या है, ये ऑक्सीजन जो कि बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेड पेयर है ना इलेक्ट्रॉन्स का, शेड पेयर इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर देता है, यहाँ से हटके अपने पास नज़दीक खींच लेता। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज, तो जब किसी के नज़दीक जाएगा तो उसका कुछ असर तो उसके ऊपर भी आएगा, है ना। जैसे अगर मान लो किसी बच्चे के पास आप बैठते हो जो बदमाश है ना, सब समझना मेरी बात को, समझना। तुम ऐसे नवदीप को देख लो वो कहीं कोई बदमाश है, अरे वो तुम्हारे को डराने के लिए कहता है। सुनो मेरी बात, मतलब ये ना करा, सुनो सुनो सुनो। तो अब क्या होगा बेटा, इधर ध्यान दे। दो अच्छे बच्चे हैं, एक है नवदीप और एक है देव। अब सुन रहे हैं। और एक बच्चा है जो शैतान है बहुत, वो है कार्तिक। तो अब इस कार्तिक के पास अगर नवदीप बैठेगा जाके, कार्तिक के गुण इसमें आएंगे। सुन लो, तो कार्तिक के गुण नवदीप पे आएंगे, ये शैतानी सीखेगा, क्योंकि नॉर्मल आदमी तो नहीं सीखता। अब बाई चांस कार्तिक जो है कभी कभी की बात कर रहे हैं भाई, एक तो रोज दारू मैंने बोला अरे वो एक्सपेरिमेंट करता था पानी में कैसे तो चलो यार, तो उसका नाम हटा के मैं कल्लू रखूं। अरे ये लल्लू ये मल्लू लल्लू में कल्लू के पास कोई बात नहीं हो जाएगा। तो कल्लू जो है वो नेगेटिवली चार्ज है ना। अब इसके पास कोई जाएगा तो इसका असर तो आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, तो इसी छोड़ दो तुम इसको। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएगा तो ये नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन इसको नेगेटिव कर देगा, है ना। और क्योंकि इससे दूर हो गया वो इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हल्का सा। मान लो कि अगर आपके पास से कोई चीज़ खराब चीज़ ले ली जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत शैतान बच्चा है ना, कोई चलो बच्चा भी छोड़ दो, कोई बड़ा आदमी शैतान है बहुत ज़्यादा, सारे एम करता है, ठीक है, लड़ाई भी करता है, शराब भी पीता है, सब कुछ करता है, जुआ भी खेलता है ना। अब मान लो वो एक अवगुण छोड़ दे अपना कि अब वो सबसे ज़्यादा परेशान लोग किससे होंगे, सबसे लड़ता है, तो उसने कहा मैंने आज से लड़ाई छोड़ दी, मैं किसी से लड़ूंगा नहीं। तो तुम कहोगे यार सुधर गया, कहोगे ना सुधर गया, तो अब लड़ाई नहीं करता किसी से, तो उसका एक खराब चीज़ उससे बाहर चली गई, दूर चली गई। ऐसी समझो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये इससे दूर चला गया, तो इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव नेचर बन गया इसका, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया डेल्टा प्लस, छोटा सा, बहुत छोटा। लेकिन अब ये किसके पास पहुंच गया, ऑक्सीजन के पास, तो अपने गुण तो उसे भी देगा, तो इसके ऊपर क्या आ गया जी, नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर भी ऐसी पॉजिटिव आ गया। तो जब ये चार्जेस आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पोल्स बन गए इसके, तो इसीलिए हम कहते हैं कि पानी जो है वो पोलर नेचर का होता है, केवल पानी के अंदर है केवल ये पोलर नेचर। तो इसके अंदर इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसमें आयनिक कंपाउंड्स भी घुल जाते हैं, जैसे NaCl जो है वो आयनिक कंपाउंड है, अभी मैंने बना के दिखाया ये,
और शुगर जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड है, वो भी घुल जाती है, नमक भी घुल गया, चीनी भी घुल गई, है ना। तो इसमें दोनों चीज़ घुल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोवेलेंट बॉन्ड तो है ही है, इसलिए इसमें कोवेलेंट कंपाउंड वाले घुल जाते हैं। और क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस भी आ जाते हैं, पोलर नेचर है, तो इसमें आयनिक कंपाउंड भी घुल जाते हैं। समझ में आ गई बात है? तो ये जो पार्ट है आगे वाला, ये आयनिक पार्ट है इसका, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। तो पानी को पकड़ ले, जो पानी के साथ अटैच हो जाए, पानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाए, इसलिए हम बोलते हैं इसको हाइड्रोफिलिक। और जो पानी के साथ अटैच ना हो वो हाइड्रोफोबिक। तो लॉन्ग चेन जो ये वाली होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, ये पानी के साथ अटैच नहीं होती। अब क्या होता है, जब इसके अंदर, अब ये काम आप क्या करेंगे, ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, इसको मैं कुछ नहीं लिखवा रहा, आप घर जाना, वीडियो को आगे करना और ये वाला पार्ट देख के उसके नोट्स बना के लाना, बुक पे लेके बैठ जाना, बुक लेके बैठ जाना, उसमें सोप की डेफिनेशन, सोप का फॉर्मूला वो तो लिखवा दिया मैंने आपको, और फिर सोप कैसे वर्क करता है वो सब लिख के लाओगे एक पेज के ऊपर। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, ये नहीं कि बुक में छाप लाओ, उसको नहीं चाहिए मुझे, समझ के जो समझाऊँ उसको लिख के लाओ, ठीक है। चाहे अगली क्लास में मत दिखाना, उससे अगली क्लास में दिखा देना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, लेकिन समझना उसको। अभी मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लो पहले। अब जब साबुन को, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के ना, सोप के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जैसे मैं पानी में डालता हूँ सोप, तो ये मॉलिक्यूल्स रेडियली अरेंज हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? रेडियली अरेंज हो जाते हैं। कैसे? आप समझो, ऐसे ऐसे। अब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, तुम अच्छे से बना रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो गए सारे के सारे। अब अरेंज हो गए तो ये ऐसे अरेंज हो गए सारे, सबकी टेल अंदर की तरफ मुड़ गई। इसको हम बोलते हैं मिसल, मिसल, मिसाइल है, स्पेलिंग यही होती है। इसको टेडपोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, टेडपोल स्ट्रक्चर, टेडपोल की तरह होता है। MICE डबल L है, MICE इसको मिसल बोलते हैं, MICE डबल L। अब मिसाइल बोल में मिसाइल, मिकिल बोल में, सुन लो मेरी, ठीक है। अब ये जुड़ गया जब, तो जैसे साबुन डालते हो अंदर, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिसल्स बन जाते हैं। अब जब कपड़ा डाला जाता है उसके अंदर, तो क्योंकि जो पीछे वाली इसकी पूंछ है, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, अब आपके कपड़े पे गंदगी कैसी होती है? गंदगी होती है। हम कपड़े क्यों साफ करते हैं? हमारे शरीर पे पहनते हैं तो कपड़ा गंदा होता है, क्योंकि हमारे शरीर से हर समय ऑयल निकलता है, क्योंकि हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उसमें से एक्सक्रीशन होता है। अब गर्मियों में बहुत निकलता है, पसीने आ जाते हैं, तो मुँह पर भी चिकना आ है, ऐसे तुम्हारे सबके निकलेगा वो, क्योंकि अंदर जो भी एक्सक्रीशन गंदगी है वो इसके थ्रू ही बाहर आती है हमारी, तो वो कपड़े में चिपक जाती है जाके। अब गर्दन गले में देखते हो तुम, काला हो जाता है, तो कॉलर काला क्यों हो जाता है? तुम तो रोज साफ करते हो गर्दन अपनी, फिर भी काला हो जाता है वो, सफ़ेद एक दिन पहनो अगले दिन गंदी होती है। तो ये थोड़ी है तुम कमरे में बैठे रहो तब भी गंदी हो जाएगी, क्योंकि गर्दन तो हिलाते हो, ऐसे करते, ऐसे हिलाओगे तो ये कॉलर रगड़ता है, इससे काला हो जाता है। तो ये ऑयल है एक्चुअली, जो गंदगी, हमारे कफ खराब हो जाते हैं ना, वो भी काले काले हो जाते हैं, और जो शरीर में अंदर की तरफ वो भी, इसमें भी काला काला हो जाता है। तो वो गंदगी को, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? ऑयल है। या बाहर से कोई तेल गिर गया, चिकना गिर गया, तो चिकने को अगर तुम पानी से धोओगे साफ होता है कभी? कपड़े के ऊपर कुछ गिर गया, आपने डिटर्जेंट या साबुन यूज़ नहीं करी,
क्या आप उसे धो सकते हो? नहीं धो सकते। तो साबुन ये कैसे अटैच होता है? जो डर्ट है, जो डर्ट मतलब जो ऑयल पार्टिकल है तुम्हारा, उसके साथ यहाँ अटैच हो जाता है। तो इसके पीछे की पूंछ है जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, क्योंकि वो कोवेलेंट है और ऑयल भी कोवेलेंट है, उसके साथ हो जाता है। लाइक अटैचेस विद लाइक। समझ में आ गई मेरी बात? और आगे वाला जो हिस्सा है ये, वो पानी के साथ जुड़ जाता है। वाटर मॉलिक्यूल है पानी के अंदर, दिखते नहीं है, तो ये वाला पानी के साथ जुड़ जाता है, वाटर के साथ, और ये तुम्हारा डर्ट के साथ जुड़ता है, ये वाटर के साथ। अब पानी के साथ जब जुड़ता है, क्योंकि आयंस का अटैचमेंट जोर का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। आयंस जब जुड़ते हैं आपस में तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए जब आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पकड़ते हैं, तो मजबूती से पकड़ते हैं। तो आगे का पार्ट तो जुड़ गया तगड़ा वाला वाटर के साथ, और पीछे वाला पार्ट जो डर्ट के साथ जुड़ा है वो वीक बॉन्ड है। तो जैसे ही तुम उसको धोते हो ऐसे पकड़ के, तो जो डर्ट है आपकी वो बाहर आ जाती है, कपड़े पे से छुट जाती है। पानी के साथ उसका अटैचमेंट सोप का ऐसे ही रहा बना हुआ, तो सोप कभी भी उछल के किस पे कपड़े पे वापस नहीं आता। देखा है तुमने, गंदगी आई उस पर गिर गई, आगे वो साफ हो गई तो निकल गई। तो इसलिए इस तरह से साफ करते हैं कपड़े को, ऐसे साफ करा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई? जब सोप डालते हैं तो मिसल की फॉर्मेशन होती है। जब उसमें कपड़ा डालते हैं तो डर्ट, जो इसका टेल पार्ट है, टेल इज अटैच्ड टू डर्ट, एंड आगे वाला जो आयनिक पार्ट है दैट इज अटैच्ड टू वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गया। अब वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होने के बाद आप सिर्फ आपको ये लिखना है, व्हेन वी एजिटेट द क्या है तुम्हारा क्लॉथ, एजिटेट मतलब रगड़ना या हिलाना जोर की उसको। अब हम तो हाथ से तो रगड़ देते हैं, मशीन क्या करती है? उससे घुमाती है, तो घुमाने से ही निकल आता है उसमें कचरा, है ना। तो इसलिए उसको एजिटेट कहते हैं। एजिटेट मीन्स उसको रगड़ना या रब करना या जोर की हिलाना। तो उससे वो सोप जो है उसके ऑयल को बाहर निकाल लेती है और कपड़ा साफ कर देती है। तो ये वर्किंग है सोप। एक बार अपनी मर्जी से लिख के लाना जो भी तुमसे लिखा जाता है। अगर नहीं लिखा जाएगा तो फिर मैं तुम्हारे को इसको डिक्टेट कर दूँ, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से एक बार फेयर कोशिश करके लेके आओगे कि सर हमने ये लिखा, समझ में आई मेरी बात? तो लिख के कॉपी बुक में से नहीं उतारना, जो मैंने बोला है उसको ध्यान करना कि सर ने क्या बोला था, और उसी से ही अपनी मर्जी से लिख के देना, समझ में आ गई? तो ये सोप की वर्किंग होती है। टाइम भी हो गया आज के लिए, बहुत उतना ही करेंगे। बस एक छोटा सा पार्ट और रह गया इसका, डिटर्जेंट।